तो हाई स्कूल केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स हम लोगों ने अच्छे से निपटा लिए हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से समझ भी लिया है। तो अब उस समझ को हम यहाँ आगे बढ़ाएंगे कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इनके प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इन सभी चीज़ों को समझेंगे हम। ओके, तो लेट्स इनिशिएट दिस चैप्टर right here, right now. So, metals and non-metals. Okay. In class 9th, you have learned about various elements. बहुत सारे elements के बारे में पढ़ा होगा. You have seen that elements can be classified as metal or non-metal on the basis of their properties. उनके properties में उनको पहला metal और दूसरा non-metal में बांटा गया. ठीक है. वो प्रॉपर्टीज क्या थे वो आप याद करिएगा, हो सकता है यहाँ भी बात करी ही जाएगी उन प्रॉपर्टीज की। और थिंक ऑफ सम यूजेस ऑफ मेटल नॉन मेटल इन योर डेली लाइफ। तो क्या आप वो यूज कर पा रहे हैं या फिर याद कर पा रहे हैं कि नॉन मेटल्स का हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं और मेटल्स का कहाँ इस्तेमाल करते हैं? 9वीं क्लास से बोल रहा है, लेके आइए, ऐसा नहीं कि पढ़ाया नहीं है। ठीक है। What properties did you think while categorizing element as metals or non-metals? तो वो प्रॉपर्टीज कौन से होने चाहिए या कौन से प्रॉपर्टीज थे जैसे हम एलिमेंट्स को मेटल और नॉन मेटल में कैटेगराइज किए थे? हाउ आर दीज प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू यूज ऑफ दीज एलिमेंट? और ये जो प्रॉपर्टीज आपने कहा है वो कैसे एलिमेंट का इस्तेमाल करने पे हमें या फिर ऐसे कह लीजिए कि हम इन प्रॉपर्टीज को ख्याल में रख के इन डिफरेंट मेटल्स का डिफरेंट पर्पस के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। लेट अस लुक एट सम ऑफ दीज प्रॉपर्टीज इन डिटेल्स। अब उन प्रॉपर्टीज को डिटेल्स में देखा जाएगा। ठीक है। तो प्रॉपर्टीज जब बात करेंगे तो सबसे पहले एक फिजिकल प्रॉपर्टी आएगी, मतलब कि उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, टेक्सचर कैसा है, ये सारी चीजें, उसका वो क्या कहते हैं स्टेट कैसा है, तो ये सारी देखने को चीजें मिलेंगी फिजिकल प्रॉपर्टीज में। केमिकल प्रॉपर्टीज उसके बाद देखेंगे कि वो ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन से कैसे रिएक्ट करता है, फलाना चीज से कैसे रिएक्ट करता है, कोई कोई भी स्पेशल कंपाउंड है उससे कैसे रिएक्ट करता है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहला आता है मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है। The easiest way to start grouping substance is by comparing their physical properties. अब ध्यान दीजिए, हमको क्लासिफिकेशन की काहे जरूरत पड़ती है, क्यों जरूरत पड़ती है, ऐसा बायोलॉजी में भी आपको बताया जाएगा कि अगर आप किसी भी चीज को प्रॉपरली कैटेगराइज कर लेते हो ना तो उसको एक दूसरे से कंपेयर कर पाते हो। ठीक है ना, कि अच्छा ये वाला इससे कैसे अलग है, ठीक है ना, ये वाली चीजें इससे कैसे सिमिलर है। अगर जो कोई डिफरेंट इससे किसी एक्स प्रॉपर्टी वाले कंपाउंड से आप रिएक्ट कराते हो तो आप देख पाओगे अच्छा ये ऐसा रिएक्शन दे रहा है, क्यों दे रहा है, अच्छा ये वाला कैसे रिएक्ट कर, वो कंपेयर आप कर पाओगे। ठीक है ना। अगर जो सिमिलर है, कुछ सिमिलैरिटीज है, तो कहोगे अच्छा अगर जो ये इस तरह का रिएक्शन दे रहा है तो इसे भी इस तरह का रिएक्शन देना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम प्रॉपरली कंपेयर कर पाते हैं। और एक्चुअली जब हम कंपेयर कर पाते हैं ना तो कंपेयर में हमारा कंपैरिजन करने में हमारी समझ बहुत अच्छे से बढ़ती है। सो लेट अस स्टडी दिस विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटीज फॉर परफॉर्मिंग एक्टिविटी 1.3.1 and 3.6 collect the sample of following metals। अब क्या कह रहा है, 3.1 और 3.6 एक्टिविटी जो है मतलब कि 1 से 6 तक 2-6 है। ठीक है ना। आपको कुछ सैंपल्स कलेक्ट करने होंगे जिसमें लोहे के टुकड़े चाहिए, कॉपर के, एल्यूमिनियम के, मैग्नीशियम के, सोडियम के, लेड के, जिंक के और अदर मेटल दैट आर इजीली अवेलेबल। ठीक है। तो जो इजीली अवेलेबल है उसे ही ले लीजिए, मैग्नीशियम नहीं मिल पाएगा, सोडियम नहीं मिल पाएगा आप लोगों को, जहां आप जिस कंडीशन में है उसका मैं ख्याल रख रहा हूँ। तो हमारे पास एल्यूमिनियम, कॉपर और आयरन तो आसानी से मिल सकता है ना। सो लेट्स गो विद दिस। टेक सैंपल ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। नोट द अपीयरेंस ऑफ हिज सैंपल, कौन से कलर का है। और एकदम नए स्टेट में कॉपर लीजिएगा, आयरन लेंगे एक प्रॉपर ग्रे शाइन होगा। ठीक है।
कॉपर लेंगे, कॉपर के कलर का होगा, एल्यूमिनियम लेंगे, सिल्वरी शाइन होगा, ठीक है। तो एक चीज तीनों का ख्याल रखिए, हम मैंने शाइन 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 दोनों में जोड़ा है, तो शाइन मतलब लग रहा है कि शाइन एक प्रॉपर्टी हो सकती है। क्लीन द सरफेस ऑफ ईच सैंपल बाय रबिंग देम विद सैंड पेपर एंड नोट दैट द अपीयरेंस अगेन। अच्छा, कह रहा है कि कहीं से उठा लीजिए और उसे रब करेंगे तब फिर ये शाइन आना शुरू हो जाएगा। मेटल इन देयर प्योर स्टेट हैव अ शाइनिंग सरफेस, देखिए वही बात भी आई, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर, ठीक है। तो मेटेलिक शाइन भी कह सकते हैं, शाइन, ठीक। अब बात आती है, टेक स्मॉल पीस ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ट्राई टू कट दीज मेटल विद अ शार्प नाइफ। तो इन दोनों को शार्प नाइफ से काटने की भी कोशिश करिए। व्हाट आपका ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा? अब देखिए क्या कह रहा है, जरा सा क्वेश्चन दे रहा है, और एक नेक्स्ट लाइन है, होल्ड अ पीस ऑफ सोडियम मेटल विद अ पेयर ऑफ टोंग, always handle sodium metal with care, dry it by pressing between the folds of filter paper, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जब मेटल्स आपने लिया है तो आप देखेंगे कि आयरन काफी सख्त है, कॉपर फिर भी उसी नाइफ से कट जाएगा, एल्यूमिनियम भी कट जाएगा, तो ये डिफरेंट तरीके से इनकी मतलब रिजिडिटी भी अलग होगी। रिजिडिटी की बात यहाँ आ रही है कि ये रिजिड होंगे। सोडियम तो कैंची से काटेंगे कट जाएगा, टोंग पकड़े और उसे काटेंगे। हाँ, लेकिन ये दे रहा है कि सोडियम को जब वो करें तो आप फिल्टर पेपर के बीच में उसे रखें जिससे कि वो जले नहीं, क्योंकि आप जानते हो कि वाटर से रिएक्ट करता है मॉइस्चर, तो एयर में जो मॉइस्चर होगा, वाटर जो मॉइस्चर के फॉर्म में होगा उसे वो रिएक्ट करके गर्म हो जाएगा अगर अपने हाथों से पकड़े, और बहुत तेज जलेगा हाथ। तो इसीलिए वो कह रहा है कि टोंग का इस्तेमाल करें, किसी भी चिमटे का इस्तेमाल करें, ठीक है। पुट इट इन ए वॉच ग्लास एंड ट्राई टू कट विद अ नाइफ। अब इसको भी कह रहा है कि उसी नाइफ से काटिए। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि डिफरेंट मेटल डिफरेंट पावर ले रहे हैं कटने के लिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, यू विल फाइंड दैट मेटल्स आर जनरली हार्ड होंगे, जनरली हार्ड होंगे, इसका ख्याल रखिएगा। द हार्डनेस वेरीज, बात इसकी है कि मेटल टू मेटल वो पावर अलग अलग लग रहा है कि उनका हार्डनेस अलग है, रिजिडिटी अलग है। टेक पीस ऑफ आयरन, जिंक, लेड एंड कॉपर, प्लेस एनी वन मेटल ऑफ ब्लॉक ऑफ आयरन एंड स्ट्राइक इट 4 or 5 टाइम्स विद अ हैमर। हम दे रहा है कि आप उन मेटल्स के टुकड़ों को लीजिए और हैमर से इस पे हैमरिंग करिए। रिपीट विद अदर मेटल, रिकॉर्ड द चेंज ऑफ द शेप ऑफ दिस मेटल। तो देखेंगे इसमें भी क्या देखेंगे कि आप जैसे जैसे पीट रहे हो, कुछ मेटल एकदम पतली परत बना लेंगे, कुछ जब पतली परत बनाएंगे तो उसमें किनारे से क्रैक भी आने लगेंगे, ठीक है। कुछ एकदम जल्दी से ही वो टूटने लगेंगे, कुछ को टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो यू विल फाइंड that some metal can beaten into thin sheet. This property is called malleability. Did you know that gold and silver are most malleable metals? हाँ, ये होते हैं। 1 सेंटीमीटर में, शायद जहां तक मैं सही हूं, 1 सेंटीमीटर में करीब 1 लाख शीट्स इसके बना के रखे जा सकते हैं, इतने पतले। और इसीलिए इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल क्रिएट किया था। अब लिस्ट द मेटल हुज वायर यू हैव सीन इन डेली लाइफ। तो आप लिस्ट करिए कि किन किन के वायर आपने देखे हैं। तो आपने कॉपर वायर देखा है, ठीक है। आपने एल्यूमिनियम वायर भी देखा होगा, आप आयरन के भी वायर देखे होंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मुझे लग रहा है जब इसके बाद मैं आयरन का आऊंगा तो आयरन का वायर, अरे वही इलेक्ट्रिसिटी वायर की बात नहीं हो रही है, ठीक है। इलेक्ट्रिक वायर की ही बात नहीं हो रही है। वहां पे आप छत वगैरह बनता है तो सरिया जो होता है उसको बांधने के लिए आयरन वायर नहीं लेके आते हो किलो के भाव, वही चीज है, ठीक है। आपने गोल्ड का वायर मुझे लगता है कम लोगों ने देखा है, सिल्वर का वायर तो देखा है, पायल बनाने में यूज होता है, पायल वगैरह में देखा होगा, कोई पतली सी डिजाइन करी गई है तो वो वायर से ही तो किया गया है, ठीक है ना। तो इस तरह की चीजें। द अवेलेबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी।
तो ये जो वायर बनाने का की बात है उसे डक्टिलिटी कहते हैं। डक्ट आप याद रखिएगा, डक्ट डक्ट मतलब पाइप होता है, तो पाइप के शेप में वायर ही होता है, तो वो सिलिंड्रिकल फॉर्म में लेंथ में हम दे सकते हैं। तो सर गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। देखिएगा गोल्ड एक तो मेलेबिलिटी भी इसकी हाईएस्ट है एंड डक्टिलिटी भी इसकी हाईएस्ट है, ठीक। You will surprised to know that a wire about 2 kilometer length can be drawn from a 1 gram of gold। अब देखिए कि 2 किलोमीटर लंबा गोल्ड का वायर बना सकते हैं 1 ग्राम से ही, ठीक है ना। आप समझिए सोचिए, तो मुझे लगता है 1 सेंटीमीटर में 1 लाख, वो तो लेयर तो हो ही जाएगा उसके। It is because of their malleability and ductility that metals can be given different shapes according to our needs। तो इसीलिए हमारे लाइफ में इन मेटल्स का इस्तेमाल इतना ज्यादा है, क्योंकि इनको इनके डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी की क्वालिटी की वजह से हम डिफरेंट शेप इनको दे सकते हैं, अपना डिजायर्ड शेप दे सकते हैं, ठीक है ना। कैन यू नेम सम मेटल्स दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग वेजल्स। तो जाहिर सी बात है, डू यू नो व्हाई दीज मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग वेसल, और क्यों इनको बनाया जाता है। लेट अस डू फॉलोइंग एक्टिविटी, फाइंड आउट द आंसर। तो कह रहा है कि अगर आपने कुछ मेटल्स के पॉट्स बताए हैं कि ये मेटल ये पॉट्स बनाने में यूज होते हैं, दूसरा मेटल ये भी है, इससे पॉट्स बनाए जाते हैं, तो कह रहा है क्यों, आखिर क्यों। साइंस हम पढ़ रहे हैं ना, हमें क्वेश्चन पूछने की आदत होनी चाहिए, तो क्या ऐसा खास हो गया कि हम इसको बना रहे हैं। सो कह रहा है कि अब एक्टिविटी से समझने की कोशिश करते हैं। टेक एन एल्यूमिनियम और कॉपर वायर, क्लैंप दिस वायर ऑन a stand as shown in 3.1। तो ये क्लैंप है और ये मेटल वायर है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ वैक्स लगाइए और इससे पिन, फिक्स अ पिन टू द फ्री एंड ऑफ द वायर यूजिंग वैक्स। अब यहाँ पे फ्री एंड जो है यहाँ पे वैक्स से एक पिन चिपका दीजिए। हीट द वायर विद स्पिरिट लैम्प, कैंडल और बर्नर नियर द प्लेस वेयर इट इज क्लैम्प्ड। तो यहाँ से कुछ दूरी पे आप इसको गर्म करिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर द टाइम, और नोट योर ऑब्जर्वेशन। क्या होगा, ये गर्म होकर पिघल जाएगा वैक्स और फिर नीचे गिर जाएगी, ठीक है। द अबव एक्टिविटी शोज दैट मेटल आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई है। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर। लेड एंड मर्करी आर कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, ठीक है। तो अब समझ में आया क्यों इन कंडक्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्यों इन मेटल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है अपने पॉट्स बनाने के लिए, क्योंकि ये जल्दी से गर्म होंगे तो हमारा खाना भी गर्म होगा, और जितनी तेज गर्म होगा उतनी ही जल्दी पकेगा। ओके, डू मेटल्स आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए पता करते हैं कि ये मेटल्स कंडक्ट करते हैं कि नहीं। सेट अप एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, इसका तो बहुत सारे लोगों ने टेस्ट किया होगा। प्लेस द मेटल टू बी टेस्टेड इन द सर्किट बिटवीन ए एंड बी। तो एक सर्किट आपने यहाँ से स्टार्ट किया और एक सर्किट दूसरा यहाँ से स्टार्ट किया, और कोई इंडिकेटर लगाना है तो बीच में सीरीज में एक बल्ब जोड़ दिया और यहाँ स्विच लगा दिया, और जिस मेटल को कनेक्ट करना है यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे और यहाँ से स्विच ऑन करेंगे। अगर जो बल्ब जल रहा है मतलब कि सर्किट कंप्लीट हो रहा है, और कंप्लीट हो रहा है कि मतलब कि ये एक कंडक्टर की तरह वर्क कर रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहाँ निकल जा रहा है, तभी ये बल्ब जल रहा है, ठीक है ना। तो मतलब कि वो कंडक्टर है, नहीं तो नहीं। Place a metal to be tested in the what does the bulb glow, what does this indicate। हाँ बल्ब ग्लो करेगा, ये इंडिकेट करता है कि ये एक कंडक्टर है। You must have seen that wires that carry current in your homes have a coating of polyvinyl chloride। कहने का मतलब ये है, जब तार का इस्तेमाल करिएगा तो उसे छीन लीजिएगा। ओके, तो वो रबर या पीवीसी के कोटिंग में आते हैं। वाई आर इलेक्ट्रिक वायर कोटेड विद सच सब्सटेंसेस, क्योंकि आप टच हो जाएंगे तो आप भी कंडक्ट कर देंगे, और उस कंडक्शन में आपकी कुछ आपका लॉस भी हो सकता है। What happens when metal strikes a hard surface। अब बात आ रही है कि क्या होता है कि जब ये मेटल एक हार्ड सरफेस पे स्ट्राइक करती है। डू दे प्रोड्यूस साउंड, या दे प्रोड्यूस साउंड। द मेटल दैट प्रोड्यूस साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस इज सेड टू बी सोनोरस। जहां भी
सो नो की बात है, यहाँ समझ लीजिएगा साउंड की बात आ रही है, ठीक है ना। तो सोनोरस, कैन यू नाउ से वाई स्कूल बेल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स। हाँ, बहुत ही अच्छा उदाहरण, आपके स्कूल की घंटी मिल जाएगी। तो उस पे जब इवन आपका जो घंटी बजाने का यंत्र भी होता है, हैमर भी होता है, वो लकड़ी का होता है, लेकिन फिर भी वहां से साउंड आता है, इतना अच्छा सा और इतना तेज सा, ठीक है। तो हमने देख लिया मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम देखेंगे नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज। इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न दैट दे आर वेरी फ्यू नॉन मेटल्स एज कंपेयर टू मेटल्स। जो पीरियोडिक टेबल है वहां पे मेटल्स बहुत कम, नॉन मेटल्स बहुत कम है, बशर्ते मेटल्स हमारे पास बहुत ज्यादा है। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर कार्बन, ठीक, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। The non-metals are either solids or gas except bromine which is a liquid। तो एकमात्र यहाँ पे दे रहा है यहाँ कि यही एक नॉन मेटल है जो कि लिक्विड है, और सारे OTH others are gas or what you say solid। सॉलिड ही तो बचा। Do non-metal have physical properties similar to metals? Let's find out। देखें इनके पास होता है कि नहीं वो कंडीशन। कलेक्ट सम सैंपल ऑफ कार्बन, कार्बन का कोल या ग्रेफाइट हो सकता है, सल्फर, आयोडीन। कैरी आउट द एक्टिविटीज 1.3.1 to 3.4 and 3.6 with these non-metals and record your observation। इस रिकॉर्ड को ऑब्जर्व करिए। कहने का मतलब ये है कि सेम परफॉर्मेंस यहाँ पे करिए और देखिए, तो आप पाएंगे कि वो सारी प्रॉपर्टीज नहीं मिलती हैं, या फिर उतने अच्छे तरीके से नहीं मिलती हैं। कुछ में मिलेंगी, कुछ में वो भी नहीं मिलेंगी, या फिर नहीं ही मिलेंगी, ठीक है ना। ऑन द basis of observation recorded in table 2, discuss the general properties of metal and non-metal in the class। तो अगर आ गया मैं कुछ दिन में आपके क्लास में तो इसको डिस्कस करा दूंगा। यू मस्ट हैव कंक्लूडेड दैट वी कैन नॉट ग्रुप एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टी अलोन। क्योंकि मैंने कहा कि वहां कुछ चीजें इस तरह से मिलेंगी जो उससे वो करेंगी, मैच करेंगी मेटल से, और इसलिए बहुत अच्छे तरीके से हम उन फिजिकल प्रॉपर्टीज का अकेले इस्तेमाल करके इन्हें कैटेगराइज भी नहीं कर सकते, एज देयर आर मेनी एक्सेप्शन, क्योंकि वहां पे बहुत सारे एक्सेप्शंस में मिलेंगे। ऑल मेटल एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अब कहने का मतलब यह है, नॉन मेटल में भी आपने एक लिक्विड देखा, यहां पर भी एक लिक्विड होता है मेटल। मेटल भी एक लिक्विड है जहां पे मरकरी की बात करी जा रही है। In activity 3.5 you have observed that metal have high melting point but gallium and cesium have very low melting point। अब वहां ये मेटल लो मेल्टिंग पॉइंट भी कैरी करते हैं, तो कैसे हम इस बेसिस पे कैसे वो करेंगे कि हमने कह दिया कि मेटल के मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, यहां आ गए हम फंस गए, ठीक है। आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट इज लस्ट्रस। अब देखिए शाइन की बात हो रही थी, मेटेलिक साइन की बात हो रही है, आयोडीन के पास भी शाइन है भाई, ठीक। कार्बन इज ए नॉन मेटल कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म, डिफरेंट फॉर्म में हो सकता है, जिन्हें एलोट्रॉप कहते हैं। इन्हें याद रखिएगा कि कार्बन के जो डिफरेंट फॉर्म होते हैं उसे एलोट्रॉप कहते हैं, जैसे डायमंड, ठीक, ग्रेफाइट, फुलरीन, ठीक है ना। ये सारी चीजें हैं, और भी हैं लेकिन वो आपके जरूरत की नहीं। इतना ही याद रखिए, 3 याद रखिए, तुम्हारे लिए आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत ही मोर देन सफिशिएंट। डायमंड एंड एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। अब बताओ भाई, मेटल में हमने देखा वो हार्ड होते हैं, ये हार्डेस्ट हो गया। known and has a very high melting point। इनका melting point, boiling point भी बहुत वो। graphite another allotrope of carbon is a conductor of electricity। ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। बताओ अब क्या करें, वो भी कंडक्टर, ये भी कंडक्टर, कैसे वो करोगे। एल्कली मेटल्स, मेटल्स जो एल्कली है
दैट इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर सॉफ्ट, मेटल होते हुए भी सॉफ्ट हैं, ठीक है। दे हैव लो डेंसिटी, लो मेल्टिंग पॉइंट। तो इस तरह से कुछ एक्सेप्शन यहाँ पे बता दिए गए जिसको आप नोट कर सकते हैं और इसको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। अब elements can be more clearly classified as metal, non-metals on the basis of their chemical properties. अब एक्चुअल बात होगी केमिकल प्रॉपर्टीज की, जिससे हम उन्हें अच्छे तरीके से वो कर पाएंगे, व्हाट यू से कैटेगराइज कर पाएंगे। टेक अ मैग्नीशियम रिबन, याद आया एक एक्टिविटी, मैग्नीशियम रिबन को हम जला रहे थे, एंड सम सल्फर पाउडर, ठीक है। बर्न द मैग्नीशियम रबर रिबन, और वो करते हैं तो व्हाइट पाउडर बनता है ना, व्हाइट, याद रखिएगा। कलेक्ट द एशेस फ्रॉम एंड डिसॉल्व देम इन द वाटर। अब ये जो व्हाइट पाउडर बना है इसमें वाटर ऐड कर देना है, तो ये बनेगा व्हाइट पाउडर एक्वस वैसे लिख तो नहीं सकते ऐसे, बट बशर्ते समझ लीजिए इसका एक्वस सॉल्यूशन हमने बना लिया। टेस्ट द रिजल्टेंट सॉल्यूशन विद बोथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। इज द प्रोडक्ट फॉर्म ऑन बर्निंग मैग्नीशियम एसिडिक और बेसिक। तो जो प्रोडक्ट बना है इससे एसिडिक बना है या बेसिक बना है, ठीक है। अब क्या करना है, नाउ बर्न सल्फर पाउडर, प्लेस अ टेस्ट ट्यूब ओवर द बर्निंग सल्फर टू कलेक्ट फ्यूम्स प्रोड्यूस्ड। अब जो एक टेस्ट ट्यूब उसके ऊपर रख दीजिए जहां जला रहा है और उसको कलेक्ट करिए। एड सम वाटर टू अबव टेस्ट ट्यूब एंड शेक, टेस्ट दिस सॉल्यूशन विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। दोनों को फिर से टेस्ट करिए। अभी देखते हैं क्या हुआ है। टेस्ट दिस सॉल्यूशन, अच्छा, इज द प्रोडक्ट फॉर्म ऑन बर्निंग सल्फ्यूरिक एसिड और एसिडिक और बेसिक, कैन यू राइट क्वेश्चन फॉर दिस रिएक्शन, इक्वेशंस फॉर दिस रिएक्शंस। हमने इन सभी चीजों की बात कर ली है पिछले चैप्टर में, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। मोस्ट मेटल प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, मतलब कि जब मैग्नीशियम का पाउडर हमने डिसॉल्व किया था तो वो एसिडिक बना था। याद रखिएगा कैसे है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है शायद, पिछले चैप्टर में देखिएगा, मुझे रिएक्शन एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है और इस समय फोकस भी उधर नहीं जा पाएगा। ऑन द अदर हैंड मोस्ट मेटल्स गिव राइज टू बेसिक ऑक्साइड। अरे सॉरी यार, यहाँ नॉन मेटल की बात करी गई है ना, नॉन मेटल, हाँ ये तो हमने पढ़ा था, नॉन मेटल। और ये जो मेटल्स है वो एसिडिक सॉल्यूट, इसीलिए मुझे यहाँ कंफ्यूजन हो रहा था कि रिएक्शन जब MgOH बनाएगा रिएक्ट करके तो ये एसिडिक कहाँ से हो गया, ठीक है ना, समझ की बात यही है। ओके, सो एंड ऑन अदर हैंड मोस्ट मेटल गिव राइज टू बेसिक ऑक्साइड, तो मतलब कि ये बेसिक ऑक्साइड्स देंगे। यू विल बी लर्निंग मोर अबाउट दीज मेटल ऑक्साइड इन नेक्स्ट सेक्शन। अब अगले सेक्शन में इनके बारे में और ज्यादा बात होगी। देखते हैं ये क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया कि नहीं। गिव एन एग्जांपल ऑफ मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो लिक्विड मेटल की भी बात की गई है अभी। रूम टेम्परेचर, उसका हिंदी कॉमन नेम लिख लीजिएगा या फिर वो नाम लिख लीजिएगा। कैन बी इजिली कट विद नाइफ, जो इजिली कट हो सके, इसका भी 2-3 एग्जांपल दिया गया है। इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है, इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है, आप पता करिएगा। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलेबिलिटी, मेलेबल एंड डक्टाइल, तो इन दोनों को भी कंप्लीट करिएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन विद मी। बाय बाय।